हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा बंसल, सहायक आचार्य EAFM राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर से। आज के वीडियो में हम बात करते हैं बीकॉम प्रथम वर्ष के लिए प्रश्न पत्र प्रथम व्यावसायिक अर्थशास्त्र। तो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक, जिसके अंतर्गत व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ, व्यावसायिक निर्णयों में व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व और व्यष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं, इन टॉपिक्स पर हम चर्चा करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र के अर्थ से। तो देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ क्या होता है। सामान्य रूप से यदि हम बात करें तो जो अर्थशास्त्र है उसको दो भागों में विभाजित किया गया है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र को बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक इंग्लिश में, और समष्टि अर्थशास्त्र को कहा जाता है मैक्रो इकोनॉमिक। माइक्रो यानी कि बहुत छोटी इकाई, व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब है कि एक छोटी इकाई का अध्ययन करना। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र सामान्य रूप से अर्थशास्त्र का वह भाग है जिसके अंतर्गत विशिष्ट इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। जो व्यक्तिगत इकाइयाँ हैं तो उन्हीं का अध्ययन इसमें किया जाता है। तो इस प्रकार से व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम देखते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसमें विशिष्ट आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे विशिष्ट व्यक्ति, विशिष्ट फर्म या विशिष्ट उद्योग आदि। इसमें अध्ययन की इकाई उपभोक्ता, परिवार, फर्म अथवा उद्योग होती है। तो वही चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई कि विशिष्ट व्यक्ति का अध्ययन हो सकता है, विशिष्ट फर्म का अध्ययन हो सकता है, और विशिष्ट उद्योग का अध्ययन इसमें किया जा सकता है। एक स्पेसिफिक क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए यदि उद्योग की बात करें तो सीमेंट इंडस्ट्री की बात कर ली हमने, तो एक सीमेंट इंडस्ट्री का पूरा डाटा इसमें ले लिया और उसके बारे में अध्ययन किया गया कि उसका प्रोडक्शन का क्या ट्रेंड रहा है, सेलिंग का क्या ट्रेंड रहा है, मार्केट में मांग और पूर्ति क्या रही है। तो इस प्रकार से एक अध्ययन की एक इकाई हो गई, एक विशिष्ट उद्योग विशेष हमने ले लिया इसमें। तो इस प्रकार से ये सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें व्यष्टि अर्थशास्त्र का व्यावसायिक आर्थिक निर्णयों में क्या महत्व है। तो इस प्रकार से इसमें देखते हैं, फर्स्ट है व्यक्तिगत आर्थिक निर्णयों में सहायक। चूँकि व्यष्टि अर्थशास्त्र में हमने देखा कि व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, चाहे वो व्यक्तिगत फर्म है या व्यक्तिगत उद्योग है या व्यक्ति विशेष है। तो इस प्रकार से इन इकाइयों के अध्ययन करने से क्या होता है कि एक उपभोक्ता आसानी से इस बात का निर्णय कर सकता है कि उस पर किसी भी चीज़ का क्या प्रभाव पड़ेगा, चाहे किसी वस्तु की कीमतें हैं या किसी वस्तु की कितनी मात्रा उसे करनी है, इस बारे में एक उपभोक्ता आसानी से डिसीजन ले सकता है। तो इस प्रकार से फर्म डिसीजन ले सकती है कि उसे कितना उत्पादन करना है, उत्पादन की कितनी मात्रा मार्केट में वो ले जाए, पूर्ति करे, ताकि उसके लाभ अधिकतम हो सके। चूँकि एक फर्म का अध्ययन है तो फर्म आसानी से अपने जितने भी आर्थिक निर्णय हैं इसके माध्यम से वो कर सकती है। नेक्स्ट देखिए, आर्थिक समस्याओं के समग्र अध्ययन में सहायक, हेल्पफुल इन एग्रीगेट स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, यानी कि जितनी भी आर्थिक समस्याएं हैं, चूँकि व्यष्टि अर्थशास्त्र में छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है और ये छोटी छोटी इकाइयाँ संपूर्ण अर्थव्यवस्था को समझने में सहायक होती है। जब छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन करके उसे मिला दिया जाता है इन अध्ययन को, तो वो ओवरऑल संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन बन जाता है। तो इस प्रकार से संपूर्ण अर्थव्यवस्था में क्या समस्याएं हैं उनका अध्ययन करना सरल हो जाता है। एक तरह से व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम कह सकते हैं कि एक टुकड़ों में डिवाइड हो गया, छोटे छोटे पीसेस में, जिसमें छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन किया गया। अब इन इकाइयों के अध्ययन के विश्लेषण के आधार पर हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। संपूर्ण अर्थव्यवस्था में क्या समस्याएं आ रही है उनके बारे में हम एनालिसिस कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं। तो इसीलिए संपूर्ण को समझने के लिए एक को समझना आवश्यक है। संपूर्ण समाज को समझने के लिए एक एक व्यक्तियों का व्यवहार का विश्लेषण करना आवश्यक हो जाता है। तो उसी प्रकार से संपूर्ण अर्थव्यवस्था को यदि हमें समझना है तो उसके किस पार्ट में कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसको कैसे दूर किया जाए, तो उसका अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। तो इस प्रकार व्यष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थशास्त्र के, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के अध्ययन में सहायक है।
नेक्स्ट देखिए, आर्थिक नीति निर्धारण में सहायक, हेल्पफुल इन फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। यानी कि सरकार जब भी किसी भी प्रकार की कोई भी नीति बनाती है और उसका इम्प्लीमेंटेशन करना चाहती है, तो सबसे पहले वो देखती है कि ये जो नीति बनाई है इसका व्यक्तिगत इकाइयों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस नीति का क्या औचित्य रहेगा। तो इस प्रकार से सरकारी नीतियों का यदि क्रियान्वयन करना है तो उन्हें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन देखना पड़ेगा, व्यक्तिगत इकाइयों पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना पड़ेगा। तो इसमें व्यष्टि अर्थशास्त्र हेल्प करता है बहुत ज़्यादा। तो इस प्रकार से व्यष्टि अर्थशास्त्र के माध्यम से कीमतों के बारे में पता किया जा सकता है, मजदूरी के बारे में पता किया जा सकता है, उपभोक्ता पर क्या प्रभाव पड़ रहा है किसी भी नीति का, ये ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार सरकारी जितनी भी आर्थिक नीतियां हैं उनके निर्धारण में ये सहायक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्षेत्रीय नीति निर्धारण में सहायक, हेल्पफुल इन रीजनल पॉलिसी फॉर्मुलेशन। यानी कि किसी भी क्षेत्र विशेष का अध्ययन करना है, किसी भी क्षेत्र विशेष में किसी भी प्रकार की कोई नीति निर्धारित करनी है, तो उसमें व्यष्टि अर्थशास्त्र एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व उस क्षेत्र में बढ़ जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के माध्यम से उस क्षेत्र विशेष की समस्याओं का अध्ययन किया जा सकता है, उस क्षेत्र विशेष में क्या प्रॉब्लम आएगी, किस प्रकार के उद्योग स्थापित करने हैं या उन उद्योगों को वहाँ पर किस प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हो सकती है, इन सब का अध्ययन किया जा सकता है और इस प्रकार उस क्षेत्र विशेष से संबंधित नीति निर्धारण आसानी से किया जा सकता है। तो इस प्रकार व्यष्टि अर्थशास्त्र किसी क्षेत्रीय नीति निर्धारण में भी सहायक होता है। नेक्स्ट देखिए, प्रबंधकों के निर्णयन में सहायक, हेल्पफुल इन मैनेजर्स डिसीजन मेकिंग। यानी कि प्रबंधकों को अपनी नीतियाँ निर्धारित करने में भी व्यष्टि अर्थशास्त्र महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। उन्हें वस्तु की मांग के बारे में जानकारी देता है, उत्पादन लागत की जानकारी व्यष्टि अर्थशास्त्र के माध्यम से प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से एक प्रबंधक वस्तु की कितनी कीमत रखी जाए ताकि उसके लाभ अधिकतम हो सके, या वस्तु की कितनी मात्रा का प्रोडक्शन किया जाए, मार्केट में कितनी सप्लाई दी जाए, आदि बातों का निर्धारण आसानी से कर सकता है, आदि बातों के संबंध में निर्णय वो ले सकता है। तो इस प्रकार से प्रबंधकों को निर्णय करने में बहुत ज़्यादा सहायक है, हेल्पफुल है। नेक्स्ट देखिए, मूल्य निर्धारण एवं संसाधनों का आवंटन, प्राइस डिटर्मिनेशन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। मूल्य निर्धारण और जो जितने भी प्रोडक्शन के साधन हैं उनका विभिन्न कार्यों में किस प्रकार से आवंटन किया जाएगा, ये सब किस में अध्ययन किया जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। अर्थात प्रोडक्शन के किस साधन ने कितना योगदान दिया है, उसे लाभों में से कितना कंट्रीब्यूशन, कितना भाग उसे दिया जाएगा, ये सारा निर्धारण व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जा सकता है। तो इस प्रकार से व्यष्टि अर्थशास्त्र में सबसे पहले इन तथ्यों का चुनाव किया जाता है कि वस्तु की कीमत किस प्रकार से निर्धारित की जाए और उत्पादन के साधनों को कितना, उनकी एफिशिएंसी, क्षमता के आधार पर उन्हें कितना भुगतान दिया जाए। उसके बाद ये व्यावसायिक व्यक्तिगत इकाइयों या पारिवारिक इकाइयों के बारे में पूर्वानुमान किया जा सकता है और संसाधनों के बारे में, संसाधनों के आवंटन के बारे में, उनकी कीमतों के बारे में नीतियाँ निर्धारित की जा सकती हैं। तो इस प्रकार व्यष्टि अर्थशास्त्र का व्यवसाय के विभिन्न क्षेत्रों में क्या महत्व है, ये हमने यहाँ पर देखा। नेक्स्ट हम देखते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं क्या क्या है, लिमिटेशंस क्या हैं। देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करें तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की सीमा के बारे में फर्स्ट आती है अवास्तविक एवं अव्यवहारिक मान्यताएं, अनरियलिस्टिक एंड इम्प्रैक्टिकल एजम्पशंस। यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो मान्यताएं मानी गई हैं वो अवास्तविक हैं और अव्यवहारिक है। यानी कि वास्तव में ये मान्यताएं सही नहीं हैं, वास्तविक जीवन में ये लागू नहीं होती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में ये माना जाता है कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता विद्यमान है, पूर्ण रोजगार की स्थिति विद्यमान है, उत्पादन के साधनों में पूर्ण गतिशीलता की स्थिति विद्यमान है। जबकि वास्तविकता में देखा जाए तो ये तीनों ही परिस्थितियां नहीं पाई जाती। किसी भी अर्थव्यवस्था में वर्तमान में पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति नहीं पाई जाती है। साथ ही उत्पादन के सारे साधन
पूर्ण रोजगार की स्थिति में नहीं पाए जाते और उत्पादन के साधनों में पूर्ण गतिशीलता का अभाव पाया जाता है, पूर्ण गतिशीलता उनमें नहीं पाई जाती। तो इस प्रकार से व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो मान्यताएं मानी गई हैं वो अवास्तविक भी हैं और अव्यवहारिक भी हैं, जिन्हें व्यवहार में लागू नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट देखिए, समग्र अर्थव्यवस्था की उपेक्षा इग्नोर्स मैक्रो इकोनॉमिक, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में मैंने आपको बताया था सिर्फ व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। अब जब व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन है तो व्यक्तिगत व्यवहार को संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर लागू नहीं किया जा सकता, या व्यक्तिगत व्यवहार संपूर्ण अर्थव्यवस्था की झलक प्रस्तुत नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से केवल एक भाग का अध्ययन करके हम ये नहीं बता सकते कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था में भी वही स्थिति विद्यमान है। मान लीजिए व्यक्तिगत इकाइयों में एग्जाम्पल के लिए ये मान के चलें कि बहुत ज़्यादा विकसित जो राज्य है उसकी इकाइयों का अध्ययन कर लिया गया, तो उसके आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि संपूर्ण देश की व्यावसायिक इकाइयाँ इसी प्रकार से विकसित है, क्योंकि हमने एक क्षेत्र विशेष की इकाइयों का अध्ययन किया है, ऐसे क्षेत्र का जो बहुत ज़्यादा विकसित है। तो इसका अर्थ ये हम कदापि नहीं लगा सकते कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था की व्यावसायिक इकाइयाँ उसी प्रकार से डेवलप है। इसी प्रकार से यदि किसी विशेष राज्य या विशेष क्षेत्र के पिछड़ी इकाइयों का हमने अध्ययन कर लिया तो उसके आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था की इकाइयों की स्थिति इसी प्रकार से पिछड़ी हुई है। तो इस प्रकार से ये समग्र अर्थव्यवस्था की उपेक्षा करता है, केवल व्यक्तिगत एक विशिष्ट व्यक्तिगत इकाइयों का ही अध्ययन करता है, तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर इसे लागू नहीं किया जा सकता। इस आधार पर हम इसकी आलोचना कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, व्यक्तिगत स्थिति समग्र अर्थव्यवस्था का प्रतीक नहीं है। देखिए वही बात है, माइक्रो पोजीशन डज नॉट रिफ्लेक्ट मैक्रो इकोनॉमिक, यानी कि जो व्यक्तिगत इकाइयाँ हैं, व्यक्तिगत स्थिति है, वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती। एक व्यक्ति की जो स्थिति है वो सभी व्यक्तियों पर लागू हो जाए ये जरूरी नहीं है और ऐसा होता भी नहीं है। तो इसी प्रकार से एक व्यक्तिगत फर्म की जो स्थिति है, व्यक्तिगत उद्योग की जो स्थिति है, वो अन्य उद्योगों पर भी लागू हो जाए संपूर्ण अर्थव्यवस्था में, ये आवश्यक नहीं है। देखिए गुजरात में जो नमक की इंडस्ट्रीज़ है, कच्छ के रण में जो नमक बनाने के जितनी भी प्लांट हैं, उनके स्थिति का हम तुलनात्मक अध्ययन राजस्थान के प्लांट से नहीं कर सकते। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति अलग है, लेबर की स्थिति अलग है यहाँ पर, जबकि गुजरात की लेबर की स्थिति, भौगोलिक स्थिति अलग है। तो वहाँ के क्षेत्र की स्थिति को हम यहाँ से कंपेरिजन नहीं कर सकते। तो एक ही उद्योग में भी ये डिफरेंस पैदा हो जाता है। तो सिर्फ एक ही उद्योग की बात समग्र पर कैसे लागू की जा सकती है, इसलिए इस आधार पर इसकी आलोचना हम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, कुछ आर्थिक समस्याओं के अध्ययन में अनुपयुक्त। देखिए कुछ आर्थिक समस्याएं ऐसी हैं जिनका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत नहीं किया जाता है, जैसे कि रोजगार नीति, प्रशुल्क नीति, या आय और धन के वितरण से संबंधित कोई नीति है, निर्यात आयात नीति है देश की, या औद्योगिकरण से संबंधित जितनी भी नीतियां हैं, औद्योगिक नियोजन संबंधी जितनी भी नीतियां हैं, या जनसंख्या की नीतियां हैं। तो ये सारे जो राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं, इनका अध्ययन केवल समष्टि अर्थशास्त्र में ही किया जा सकता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में इनका अध्ययन नहीं किया जाता। और व्यष्टि अर्थशास्त्र के आधार पर ना तो इन नीतियों का निर्धारण किया जा सकता है और ना ही इन नीतियों को लागू किया जा सकता है। तो इस प्रकार से कुछ आर्थिक समस्याएं ऐसी है जिनका व्यष्टि अर्थशास्त्र के आधार पर अध्ययन नहीं किया जा सकता, विश्लेषण नहीं किया जा सकता, तो समग्र पर ये लागू नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, सीमित क्षेत्र, लिमिटेड स्कोप, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र बहुत ही लिमिटेड है, क्योंकि ये केवल व्यक्तिगत इकाइयों के अध्ययन तक सीमित है, तो उन्हीं से संबंधित नीतियों को निर्धारित करता है, व्यक्तिगत समस्याओं के अध्ययन तक ही सीमित है ये। लेकिन संपूर्ण अर्थव्यवस्था में जैसे कि मौद्रिक नीति है या मुद्रा प्रसार से संबंधित नीति है, मुद्रा प्रसार की स्थिति है, बेरोजगारी की स्थिति है, या राजस्व से संबंधित नीति है, तो इन चीज़ों का, इन समस्याओं का, इन नीतियों का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार की समस्याओं का अध्ययन करने में व्यष्टि अर्थशास्त्र उपयुक्त नहीं है। तो इस प्रकार से इसकी ये सीमा कही जाती है कि इसका क्षेत्र बहुत ही लिमिट है, सीमित है, लिमिटेड है या सीमित है। तो इस प्रकार से ये हमने देखी इसकी सीमाएं। इसी के साथ आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है, समाप्त होता है।
थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।